नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्कॉलर्स के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज जो टेस्ट हुआ है उसका हम एनालिसिस करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट का, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले अपना पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, टॉपिक का नाम है आपका एनालॉजी यानी सादृश्यता से, कि जिस तरीके से सर्कल का संबंध सरकमफेरेंस है, स्क्वायर का संबंध किससे है। कहने का मतलब, जैसे बेसिकली ये जो आपका सर्किल होता है, सो सर्किल की ये जो बाउंड्री होती है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। तो स्क्वायर के अंदर ये जो बाउंड्री है इसका नाम क्या है? तो अपन कहेंगे इसका नाम क्या होता है? परिमिति यानी पेरीमीटर। सर्किल में इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है? सरकमफेरेंस। तो सर्किल के अलावा जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सब में इसको क्या कहा जाता है? पेरीमीटर। ये था अपना पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नंबर 2, फिर से आपका यही एनालॉजी से एक और क्वेश्चन दिया गया है। नंबर एनालॉजी इसको कहा जाता है, कि जिस तरीके से 42 का रिलेशन 56 से है, 110 का रिलेशन किसके साथ है। क्लियर है बात? तो देखो, 42 और 56 में क्या रिलेशन आपको दिखाई देता है? तो आप कहोगे सर 42 जो होता है वो होता है 6 into 7, और 56 क्या होता है? 7 into 8। क्लियर है? इसी तरीके से 10 into 11 क्या हो गया? 10 into 11 क्या हो गया? 110। तो देखो 6 7 और यहाँ पे 7, अब यहाँ पे क्या लेंगे? 11, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से, क्योंकि देखो एक आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो 42 था और ये क्या था? 56। इसी तरीके से ये कितना है? 110। तो ये कितना होगा? 132। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी। यानी जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ करना था। तो आपका दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? पर दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखो, थर्ड भी आपका जो क्वेश्चन लिया गया है वो भी एनालॉजी से लिया गया है, सादृश्यता से। इस एनालॉजी को कहा जाता है अल्फाबेट एनालॉजी, यानी अक्षरों की सादृश्यता। तो देखो, इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या देखना था, कि जिस तरीके से ड्रीवन को ये EIDRVN लिखा जाता है, उसी तरीके से ये BEGUM को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बेगम को। तो देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच अगर देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि केवल जो चीज चेंज की है वो क्या किया है? तो इसके अंदर स्वर आए थे। स्वर कौन कौन से? आपके स्वर कौन से होते हैं रीजनिंग में? A E I O और U। ये आपके क्या होते हैं? स्वर यानी वोवेल। इसने क्या किया है? वोवेल को पहले लिखा है, यानी स्वरों को पहले लिख दिया। यानी पहले क्या आता है? ई, और उसके बाद क्या आता है? आई। तो EI लिख दिया, उसके बाद डी को ऐसा कैसा रखा, आर को ऐसा कैसा रखा, वी को ये का यही, और एन को ऐसा का यही। तो इनके अलावा जो भी अक्षर है उनके साथ कोई चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो आपको इसमें भी यही करना है। इसमें पहले आप ये देखो कौन कौन से स्वर है। एक तो ई है और एक यू है। तो ई आएगा पहले और यू आएगा बाद में, और बाकी चीजें ऐसी की ऐसी रखी जाएगी, यानी बी, जी, और उसके बाद क्या रखा जाएगा? एम। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरे का आंसर क्या होगा आपका? तीसरे का आंसर थोड़ा सा EUBGM होगा ना, इसका आंसर सही है। TRIVEN। ई को पहले लिख लिया इसने, फिर लिखा है किसको? आई को। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकती है कि जैसे ये आंसर भी इसका हो सकता था, एक और भी आंसर इसका हो सकता है। वो क्या हो सकता है? अगर मैं ये देखूं, एक तरीके से और भी आंसर इसका कर सकते हो आप। अब इसमें आपके दो आंसर हो गए हैं। जैसे देखो, इसके अंदर ड्रीवन में आई तीसरे नंबर पे था, और ई कौन से नंबर पे था? 4 और 5वें नंबर पे। सही है। तो पहले 5वें को लिखा और उसके बाद किसको लिखा? तीसरे को। क्लियर है ना बात? और बाकी अगर इसके अंदर देखूं मैं, कि ई को अगर मैं देखूं तो ई कौन से नंबर पे है? अ, आपका यू जो है, यू क्या है? बाद में आ रहा है। यू क्या आ रहा है? एक दो, दो नंबर पे, और ये किस में आ रहा है? पाँच, सॉरी, 4 नंबर पे। तो देखो, बेसिकली इसका आंसर दूसरा करना नहीं है, आपको आंसर यही करना है, क्योंकि उसने फिर क्या किया है, एक ये आंसर भी ले रहे हैं लोग। क्यों ले रहे हैं इसको? क्योंकि इसने
इस लास्ट वाले को पहले लिखा है और पहले वाले को बाद में लिखा है। बात समझ आ रही? यहाँ पे क्या सीक्वेंस बिठाया है इसने, यहाँ पे भी देखो पहले वाले को पहले वाले बाद वाले को पहले लिखा और पहले वाले को बाद लिखा है। एक सीक्वेंस ये भी बन रहा है ना कि जो बाद में चीज आ रही है उसको पहले लिख दिया और जो पहले आ रही है उसको बाद में लिख दिया। उसी हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो यू पहले आएगा और ई बाद में आएगा, यू पहले आएगा और ई बाद में आएगा। क्लियर है बात? और उस हिसाब से अगर आपका आंसर के देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यू ई बी जी एम, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इनके सीक्वेंस के हिसाब से चलूं तो देखो ई पहले आता है तो ई लिख दिया और आई बाद में आता है तो आई बाद में लिख दिया। बेसिकली यहाँ पर भी अगर देखें इसके अंदर तो जो ई पहले आ रहा है उसको पहले लिख दिया, यू बाद में आता है तो यू को बाद में लिख दिया। इस हिसाब से आंसर कौन सा हो गया, सी। तो इसमें दोनों ही आंसर आपके मान्य होता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा लॉजिक लेके चल रहा है। फिलहाल आप इसका आंसर बी भी सी और डी दोनों कर सकते हो। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, अगर आपको आपने सी या डी में से जो भी आंसर लगाया है। क्लियर है बात? क्योंकि दोनों ही लॉजिक अपने आप में क्या है, सही है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। विषम को छांटने का मतलब क्या है कि फाइंड द ओड वन। तीन में सिमिलरिटी बनानी है। तो देखो तीन में अगर सिमिलरिटी बनाऊंगा तो देखो आपका एक टेनिस हो गया, एक बैडमिंटन हो गया और एक ये बिलियर्ड्स हो गया। ये जो खेल खेले जाते हैं ये मोस्टली दो लोगों के बीच, देखो टेनिस भी दो से ज्यादा देनी पेयर में भी खेला जाता है, लेकिन अपन कह सकते हैं अगर सिमिलरिटी बनानी है तो मैं इन दोनों तीनों गेम में दो लोगों के बीच या फिर इंडोर गेम भी इनको मैं कह सकता हूँ। और इस केस में आपका जो वॉलीबॉल है वो मोर देन टू प्लेयर्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक आउटडोर गेम है। क्लियर है बात? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम छांटिए। अब देखो विषम छांटना है आपको। और तो ये देखो ये 10 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये आपको 11 का स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका दिख रहा है, 12 का स्क्वायर। लेकिन 125 क्या है, बेसिकली 125 क्या है, 5 का क्यूब है ना कि स्क्वायर। तो ये आपका विषम हो गया, यानी आंसर नंबर सी। 5 का आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं अपन छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। ये फिर से विषम छांटना हो गया। तो देखो और छांटने के लिए यहाँ पर आपको जो रूल लगाना है वो क्या, देखो अगर मैं कहूँ कि इसमें आप डिविजिबिलिटी लगाओ या सम विषम लगाओ या जो भी, देखो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से विषम छांटा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी लिस्ट अगर देखी जाए तो उस हिसाब से आपको कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। ना तो किसी स्क्वायर के आसपास की चीजें नजर आ रही है, ना कोई क्यूब के आसपास की चीजें नजर आ रही है, ना ही आपको डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर आप लागू कर सकते हैं। तो आप करोगे क्या, अब यहाँ पर जो लगेगा वो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, डिजिटल सम का। कौन सा कंसेप्ट लगेगा, डिजिटल सम का। क्लियर है बात? डिजिटल सम लगा दो। तो देखो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 8 28। इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 28। इसका कितना हो रहा है, 5 और 7 12 और 8 20 और 8 28। इसका भी 28 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 6 4 10 8 18 और 20। इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 20। और इसका डिजिटल सम क्या हो रहा है, 9 7 16 4 20, 20 और 8 28। अगर सिमिलरिटी में देखा जाए तो 28 28 28, लेकिन ये अलग है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो कौन से कंसेप्ट से अपन ने निकाला है इसका ओड वन, डिजिटल सम। और मैं आपको बता चुका हूं कि प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है उसमें सबसे पहले किसको कौन से कंसेप्ट से ओड निकाला जाता है, इसमें विषम छांटना होता है तो सबसे पहले स्क्वायर लगाया जाता है, उसके बाद क्यूब और फिर उसके बाद अन्य कोई पावर। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लगाते हैं, इसके बाद इससे पहले अपन लगाते हैं प्राइम नंबर का कंसेप्ट, अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट। उसके बाद ये कंसेप्ट लगाते हैं। अगर इन दोनों से आंसर नहीं मिल रहा है तो अपन किस पे जाते हैं, बोर्ड मास के ऊपर, यानी डिविजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, अगर ये नहीं लगता है तो फिर इवन ओड की ओर जाते हैं। और इवन ओड के बाद अपन चलते हैं अदर कंसेप्ट है, जिसमें आपका आता है डिजिटल सम वगैरह। क्लियर है? क्योंकि इनसे मैं आंसर नहीं कर पा रहा था तो मैंने अदर कंसेप्ट की ओर गया और अदर कंसेप्ट में मुझे क्या मिला, डिजिटल सम का कंसेप्ट मिला, जिससे मैंने इसका आंसर क्या किया, सी। तो आपका छठे का आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसपे आपको एक गलत अंक छांटना है। गलत अंक छांटना है इसका मतलब आपकी जो सीरीज है उसमें एक अंक जो है वो आपका गलत है, वो कौन सा होगा। तो देखो
अगर आप इस सीरीज को देखोगे तो आपको संख्याएं बड़ी बड़ी दिखाई देगी, तो इस बड़ी बड़ी संख्याओं में क्या होता है, आपको छोटी संख्या की ओर से देखना शुरू करना चाहिए। क्लियर है बात? लेकिन दिक्कत है कि अगर मिसिंग नंबर होता तो अपन पीछे से चल लेते, लेकिन ये क्या है, आपका मिसिंग नंबर नहीं है, आपको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, तो अपन को इस साइड से ही चलना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि अगर इसको देखा जाए तो लगभग आपको 4 के 96 और 24 के बीच अगर रिलेशन देखूं तो लगभग 4 का आपको दिख रहा है कि 96 में कितने से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब 4 की डिविजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी लगाऊं तो क्या मुझे ये मिलता है? तो आप कहोगे सर इसमें 4 का भाग दोगे तो 6 चौक 24, 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। बिल्कुल 4 की डिविजिबिलिटी लग रही है, यहाँ पर भी 4 की डिविजिबिलिटी लग रही है, क्या देख लो, 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 5 चौक 20, ठीक है, 4 3 12, और ठीक है, यहाँ पे भी 4 की डिविजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे 4 की डिविजिबिलिटी यानी 1536 में जब आप 4 का भाग दोगे तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, 8 चौक 32, एक बचेगा, 4 चौक 16, तो ये 384 आता है, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है 386। यही वो गलत नंबर है जो आपको बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी 4 की भाजकता वाली ये सीरीज थी, लेकिन आपका जो आंसर नंबर बी है वो यहाँ पर आपका रॉन्ग नंबर हो गया। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ये आपका एक आ गया फिर से रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन या कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन, जहां पर अपन पेयर बनाते हैं। तो अब ये देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है आपके सामने। 18 का पेयर तो देखो दो दो का बनेगा या फिर तीन तीन का बनेगा या नौ नौ का बनेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी तीन तीन के पेयर बनाने की है, तो तीन तीन का पेयर बनाओ। ये बन गया तीन का, ये बन गया तीन का, फिर ये तीन का, सॉरी गलत बन गया क्या, देखो एक तीन का हो गया, एक सॉरी यही गलती कर दी, ये तीन का हो गया, फिर एक दो तीन ये 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 हो गया, और एक दो तीन। देखो आपको रिपीट दिखाई दे रही है चीजें, रिपीट कहाँ दिखाई दे रही है, ये देखो। अगर मैं कहूँ इस अल्टरनेट को तो क्या मैं ए बी बी कह सकता था, ए बी बी एक पेयर यहाँ पे मिल गया, और आगे भी आपको ए बी मिल गया, यानी अल्टरनेट वाला पेयर मिल गया ए बी बी वाला। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं देखूं तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो बीसीसी में इसका बना सकता हूं, तो ये यहाँ पे भी बीसीसी और आगे भी बीसीसी आपका पेयर बन गया, यानी पेयरिंग होगी आपकी तीन तीन के अंदर। अब जो फिलिंग आपने की है उसका आंसर देखो, आपने सबसे पहले क्या फिल किया है, ए, फिर क्या किया है, सी, उसके बाद बी, और उसके बाद ए सी बी ए सी बी ए, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आपका आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं अपन फटाफट तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपको बताना है कि ऐसा एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको बताना है जो बन सकता है। जैसे देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अगर मैं छोटी चीज की बात करूं तो सबसे छोटी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, परमाणु छोटा होता है या अणु, बताओ, परमाणु छोटा होता है या अणु? तो आप कहोगे सर पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी परमाणु। तो इसका पहला तो ये है कि कंफर्म की सबसे पहले क्या आएगा, 3, और परमाणु के बाद क्या बनेगा, अणु, यानी कितना आएगा, 5। तो 3 और 5 तो सबसे पहले आएंगे, तो ये ऑप्शन ए और बी तो ए और सी तो क्या हो गया, एलिमिनेट। अब आते हैं अगर इनमें देखा जाए बी और डी के अंदर आगे क्या आएगा, देखो अणु, परमाणु, और उसके बाद देखो ये सबसे लास्ट में आएगा, ये कंफर्म है, ऑर्गन। क्योंकि अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो ऑर्गन तो सबसे लास्ट में आएगा, जो कि देखो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने आंसर सेट किए हैं, क्योंकि दोनों में 3 5 तो और 2 वाली चीजें तो सेम है। अब बात आती है कि आपने अगर पढ़ा हो कि ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है आपका टिश्यूज, क्या कहलाता है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल कहलाता है टिश्यू, यानी टिश्यू से छोटी इकाई क्या है, ग्रुप, यानी पहले क्या आएगा 4 और उसके बाद क्या आएगा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है ना बात? छोटे छोटे सेल से बनकर क्या बनता है, टिश्यू। क्लियर है बात? आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है, in a certain code, PORRIDGE is written as EGPODIRR. Which word could be written as EGPRITSE?
अगर आप इन चीजों को देखोगे तो ये आपकी कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिख रहा है आपको, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से ये है। और ये कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब केवल अक्षरों को इधर उधर किया है, कैसे किया है वो आपको पहचानना है। तो देखो, अगर मैं कहूं कि इसने क्या लिखा है, PORRIDGE, इस ये आपके पास शब्द था। अगर मैं इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने कैसे कर दिया, सबसे पहले क्या लिखा है ई और उसके बाद जी। ई कौन से नंबर पे है, 8 नंबर पर। जी कौन से नंबर पे है, 7 नंबर पर। उसके बाद क्या है, पी और आर। पी कितने पर है, 1 पर। आर कितने पर है, 3 पर। ठीक है। और फिर आई टी, आई कितने पर है, 5। और टी कितने पर है आपका, टी 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 कहाँ गया, सॉरी टी नहीं है, पी ई आ गया, ई जी पी आर आई। उसके बाद टी, टी कहाँ से, सॉरी ये गलत मैंने किया। सबसे पहले क्या है आपका ई, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ठीक है। उसके बाद पी आया, पी कितने में, 1 पर। और उसके बाद ओ कितने पर है, 2 पर। यहाँ पे गलती कर दी है ना, ओ कितने पर है, 2 पर, 2 वाला है। उसके बाद क्या है डी, डी कितने पर है, 6 पर। उसके बाद क्या है आई, आई कितने पर है, 5 पर। और उसके बाद आर, और आर ये 3 4 भी हो सकता है या 4 3 भी हो सकता है। तो ये तो अपना क्या था, वर्ड। और ये क्या था अपना, कोड। क्लियर है बात, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, ये कह रहा है कि ये कोड किसका है, ये कोड किसका है, यानी इनमें से चार शब्दों में से कौन से शब्द का ये कोड है। यानी बेसिकली ये यहाँ पर आपको कोड दिया है, कोड दिया है, इसका मतलब आपको जो सीक्वेंस दिया है वो क्या दिया है, आपको दिया है 8 7 1 2 6 5 3 4। यानी जो भी ये दिया आपको क्या, ई 8वें नंबर पर है, जी पी आर, उसके बाद आई, उसके बाद टी, और उसके बाद एस, और उसके बाद ई। ये जो है आपकी इस बार ये जो है वो कोड है। और कोड से आपको किस पे जाना है, वर्ड पे जाना है। क्लियर है ना बात। तो वर्ड अपना सबसे पहले क्या आएगा, एक नंबर पर क्या है, पी। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा वर्ड में, 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या आ रहा है, आर। उसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, 3 नंबर पर एस। ठीक है। फिर 4 नंबर पर क्या आ रहा है, ई। 4 नंबर पर क्या आ रहा है, ई। क्लियर है बात। अब देखो ये 3 और 4 डबल आर थे, उसकी वजह से मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, वो मैं देखूंगा ऑप्शन के अनुसार। एक बार मैं मान लेता हूँ कि ये 3 नंबर था और ये 4 नंबर था, ठीक है। उसके बाद 3 4 के बाद 5वां नंबर किसको देंगे, टी को। उसके बाद 6ठा नंबर पे क्या आ जाएगा, आई। और फिर 7वें नंबर पर जी, और 8वें नंबर पर ई। क्लियर है। तो ये शब्द आपको ऐसा कौन सा दिखाई दे रहा है, पी आर। पी आर सबसे पहले आएगा। तो पी आर आपके कौन से ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन नंबर बी में है, और एक पी आर, ठीक है। उसके बाद ई एस, ई एस देखो मैंने कहा है कि इनको मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो जब कोडिंग कर रहे तो ये 3 और 4, ये 4 3 भी तो हो सकता है, 3 4 की जगह ये 4 3 भी तो हो सकता है। तो ये मान लो कि ये 4 3, क्योंकि ये ई एस दोनों ऑप्शन में है। ई एस लिए तो मैं ई एस को कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टी आई जी ई, टी आई जी ई, टी आई जी ई इसी में दिखाई दे रहा है, इसमें टी आई ई जी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखो सीधी सी बात है कि आपको पहले तो वर्ड दिया, फिर कोड दिया, और फिर प्रश्न में इसने क्या दे दिया, कोड दे दिया। और आपको पूछा क्या है, वर्ड पूछा है। पूछने का तरीका इस क्वेश्चन को अच्छा था। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका बेसिकली मैथ का क्वेश्चन मान लो, ये आपका एवरेज से क्वेश्चन है ना, औसत से। आप मैथ में पढ़ते हो एवरेज, उसी से लिया गया है। बेसिकली एवरेज क्या होता है, तो लोग कहते हैं सर एवरेज होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये आपका क्या होता है, औसत।
अधिकतर लोगों को जब आप पूछोगे कि औसत क्या होता है तो वो क्या बोलेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या औसत होता है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा आपको बात बताता हूँ कि बेसिकली ये औसत नहीं होता है। ये औसत ना होकर ये एक समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है जो आप औसत निकालने के लिए यूज करते हो। तो लोगों ने क्या है कि इसी इसी फॉर्मूले से प्रश्न सोल्व किए तो इन्होंने यही मान लिया कि औसत यही होता है। ठीक है, औसत का अगर मीनिंग बात करूं तो औसत के मीनिंग जो है वो इस तरीके से होते हैं। औसत का मतलब होता है चीजें समान हिस्सों में बटी होना। चीजों का समान हिस्सों में बटा होना औसत होता है। और औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है लगभग बीच का मान। ठीक है, और औसत का मतलब क्या होता है? डेविएशन जीरो। डेविएशन जीरो यानी विचलन जीरो। विचलन क्या होता है? असमानता। असमानता जीरो होनी चाहिए, चीजों के बीच सब कुछ समान होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं अपन? औसत कहते हैं। अगर ये दो तीन कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपको बहुत कम पर्सन है जहां पर आपको ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आपको लगाना पड़ता है। फिलहाल मैं आपको मान के चलता हूं कि मैं एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन की ओर जाऊंगा और कैसे कर सकते हैं। तो आप देखो, इसने क्या कहा कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत, यानी 3 लोग थे, कौन कौन? हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उनके बच्चे। इनका औसत आपको जो दे रखा था वो 27 वर्ष दे रखा था, 27 ईयर। अब ये देखो, ये तो औसत दे रखा था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि औसत बराबर क्या होता है। अगर औसत 27 है तो इनका अगर मैं सम निकालूं तो मैं टोटल नंबर से गुणा कर दूंगा, यहाँ से मुझे सम आ जाएगा। तो अगर मुझे हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड का औसत दे रखा है तो अगर मुझे इसका सम निकालना हो तो 3 लोग हैं, 1 2 3, तो मैं 3 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, और ये कितना आ जाएगा? 81 ईयर। यहां तक क्लियर है कि हस्बैंड वाइफ, और ये भी कितने साल पहले? 3 वर्ष पहले। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि प्रेजेंट में इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट में ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड कितने का हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 81 + 9 यानी 90 साल के हो जाएंगे। यानी 3 साल पहले इन तीनों की आयु का योग जो था वो 81 ईयर। 81 ईयर कैसे आया कि औसत अगर 27 है 3 लोगों का तो एवरेज कितना आ जाएगा? 27 × 3। ठीक है, सॉरी, सम 27 × 3 आ जाएगा। अगर ये 81 है तो आज के दिन यानी प्रेजेंट टाइम अगर मैं कहूँ तो 3 वर्ष बाद प्रेजेंट टाइम आ जाएगा, और 3 वर्ष ये भी बढ़ेगा, 3 साल ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा। तो टोटल जो औसत में सॉरी एज में जो टोटल इंक्रीज होगा वो कितने का होगा? 9 का। तो प्रेजेंट टाइम में इन तीनों का टोटल सम कितना हो गया? तो आप बोलो सर 90 ईयर। बिल्कुल सही है। 5 वर्ष पहले और पत्नी और उन बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष थी। यानी 5 वर्ष पहले वाइफ और बच्चे की बात करें तो ये 20 वर्ष इनका औसत हुआ करता था। अब यहां पर अगर मैं इनके सम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 20 × 2 यानी कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। ठीक है, लेकिन ये वाइफ प्लस चाइल्ड की है यानी चिल्ड्रन की है जो कि 40 ही ये 5 वर्ष पहले है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में 5 साल ये भी बढ़ेगा और 5 साल ये भी बढ़ेगा। तो प्रेजेंट टाइम में वाइफ प्लस चिल्ड्रन कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 40 प्लस 5 ये तो 10 और बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 50 ईयर। यानी अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर मैं गौर से देखूं तो दोनों इक्वेशन जो है वो प्रेजेंट टाइम की है। ये भी प्रेजेंट टाइम की इक्वेशन है, ये भी प्रेजेंट यानी वर्तमान की इक्वेशन है। अगर दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करूं तो वाइफ चाइल्ड की अगर बात करूं तो ये तो 50 लेके बैठे हैं। तो हस्बैंड की आयु अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूं? 90 - 50, यानी इक्वेशन नंबर 1 माइनस अगर 2 करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे हस्बैंड की आयु मिल जाएगी, वो भी वर्तमान की, जो कि कितनी आ जाएगी? 90 - 50 यानी 40 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो गया? 40 वर्ष। क्योंकि आपको क्या पूछा था? वर्तमान आयु किसकी? पति की। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। 11 का आंसर क्या हो गया? ए। बात समझ में आई? ठीक है, नहीं समझ में आई तो इसे दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ये कह रहा है कि एक बड़े शब्दों में एक शब्द बड़े अक्षरों में दिया गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द अक्षरों से बनाए जा सकते हैं। इन शब्दों को पहचानिए जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी ऐसा कौन सा शब्द आपको यहाँ पे दिख रहा है जो इन अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता?
यानी कुछ नया अगर आपको देखने मिल रहा है तो वो इसमें देख रहा है माइंड में। क्या? आई। आई इसमें नहीं है कहीं पे भी, और इसमें आई यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये शब्द आप इन अक्षरों से तो नहीं बना सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। ये कहता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 4 किलोमीटर, देखो ये होता है आपका पूर्व, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पश्चिम, और ये आपका होता है उत्तर। यानी ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये वेस्ट। क्लियर है बात? ये कह रहा है एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। एकदम बेसिक से कर रहा हूं कि 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह कहाँ मुड़ा? लेफ्ट मुड़ा। पूर्व से लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ऊपर की ओर। तो यहां से ऊपर की ओर जाएगा और कितना चलेगा? 4 किलोमीटर लेफ्ट जाकर चल गया, ठीक है। और फिर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और दोबारा वो लेफ्ट टर्न कर रहा है। यानी देखो अब है नॉर्थ में, नॉर्थ में लेफ्ट क्या होता है? इधर वाला। तो लेफ्ट वापस से लेफ्ट मुड़ गया, और ये भी कितना चल रहा है? 4 किलोमीटर। अब आपको पूछ क्या रहा है? अब ये पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में देख रहा है। तो आप कहोगे सर अब वह वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में देख रहा है। क्लियर है ना? इजी सा प्रश्न है। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। हालांकि मैंने तो ये भी बताया कि ऐसे प्रश्नों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? कि आप जिस दिशा में चलना शुरू करते हो उसको लिखो सबसे पहले। तो आप सबसे पहले किधर जा रहे थे? पूर्व में। और फिर जितना राइट लेफ्ट मुड़ते हो बस उसको लिख लो। आप 2 बार क्या मुड़े हो? लेफ्ट मुड़े हो। 2 बार लेफ्ट। तो आप बताओ पूर्व से 2 बार लेफ्ट मुड़ोगे तो किधर आओगे? तो आप कहोगे सर वेस्ट में आएंगे, पश्चिम में आएंगे। क्लियर है बात? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है बात? आगे चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि आपका मिसिंग नंबर का। ठीक है, कि जिस तरीके से ये कॉलम पूरा होता है उसी तरीके से ये कॉलम, और इसी सीक्वेंस में ये कॉलम। ठीक है, ये बेसिकली मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स अगर देखा जाए तो आपको ये देखना होता है कि ये मैट्रिक्स कैसे भरी गई है। और मैट्रिक्स बेसिकली या तो ऐसे चलती है, या फिर ये, या फिर यूं, या फिर ऊपर की ओर। क्लियर है बात? मुझे ये बताओ कि 96, 6 और 5 से कैसे 21 आप ला सकते हो, या फिर 21, 5 और 6 से कैसे 96 ला सकते हो? एक ही बात है। तो देखो अगर मैं कहूं कि 96 को डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना आता है? 6 1 जा 6, 3 बचेगा 6, 16 आएगा। और 16 में ऐड कर दो 5, 16 में ऐड कर दो 5, तो मेरे को क्या मिल जाता है? 21। यानी कहने का मतलब पहले तो मैं इन दोनों में भाग दूंगा, फिर ये चीज मैं जोड़ दूंगा, तो ये संख्या मेरे को मिल जाएगी। क्या ये बात यहाँ पे भी लागू होती है? 100 डिवाइड बाई 4, जो कि कितना आ गया? 25। और फिर +7 करूंगा तो मुझे क्या मिल गया? 32। यानी सीक्वेंस मेरा सही है। यानी मुझे क्या करना होगा? 132 में डिवाइड करना होगा 6 से, जो कि कितना आएगा? 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12, 22। और फिर 3 ऐड कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास क्या आ जाएगी संख्या? 25। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी 14वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका ब्लड रिलेशन से। और ये कहता है कि एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। देखो इन प्रश्नों में आपको मैंने कहा है कि 2 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। एक तो ये जहां से मेरा या हमारा वाली बात शुरू होती है, और एक वह उसका वाली इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली ये मेरे वाली बात कौन कहता है? जो आदमी कह रहा होता है ना, जो आदमी कहता है वो अब मेरा यूज करता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या है? एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तो कहने वाली कौन थी? महिला। तो ये जो मेरी वाली बात है वो महिला कहती है। महिला क्या कहती है? महिला कहती है मेरे पिता, मेरे पिता यानी महिला का कोई पिता है, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। तो मेरे पिता की एकमात्र पुत्री क्या वो महिला खुद हो गई? ठीक है, का पुत्र है, का पुत्र है, का पुत्र है। कौन है? वह वह यानी व्यक्ति। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो इस व्यक्ति की महिला कौन हुई? माँ हुई। क्या हुई? माँ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये तो।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका रैंकिंग से आपको एक अरेंजमेंट बिठाना है कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मोहन प्रबीर से बड़ा है, तो मोहन बड़ा है किससे? प्रबीर से। मोहन किससे बड़ा है? प्रबीर से। मोहन, उसके बाद कौन आएगा? प्रबीर। ये पहली इंफॉर्मेशन आपके पास। सुरेश प्रबीर से छोटा है, सुरेश से भी बड़ा कौन है? प्रबीर। सुरेश प्रबीर से क्या है? छोटा है। सुरेश प्रबीर से छोटा है। मिहिर सुरेश से बड़ा है। मिहिर जो है, मिहिर वो किससे बड़ा है? सुरेश से। लेकिन मिहिर प्रबीर से छोटा है। किससे छोटा है? प्रबीर से। ये तीन तरीके की इंफॉर्मेशन है और आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मोहन प्रबीर से बड़ा है और प्रबीर महिर और सुरेश से बड़ा है, तो यानी सबसे बड़ा कौन हुआ? मोहन। तो सबसे पहले कौन आएगा? मोहन। फिर अगर प्रबीर की बात करूं तो प्रबीर महिर से भी बड़ा और सुरेश से भी बड़ा, तो उसके बाद कौन आएगा? प्रबीर। अब उसके बाद बात करूं तो मिहिर जो है वो सुरेश से बड़ा है, तो उसके बाद कौन आएगा? मिहिर। और अंत में कौन आएगा? सुरेश। ये सीक्वेंस होगा इनकी रैंकिंग का। तो आपको क्या पूछा है? सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है आपका? सुरेश। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। क्लियर हो रही है बात? अरे क्लियर हो रही है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपका है साइलो से यानी न्याय निगमन से, और ये कहता है स्टेटमेंट है आपके ऑल बेग आर केक्स। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल बेग आर केक का, ये ऑल बेग आर केक का वेन डायग्राम बन गया। उसके बाद क्या कहता है? ऑल लैम्प्स आर केक्स। ये थोड़ा ध्यान से देखें। इसने बाद में क्या कहा? इसने कहा कि ऑल लैम्प आर केक्स। तो लैम्प को अंदर ही बनाना है केक के, लेकिन याद रखना बी के ये टच नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। उसके बाद आपसे कुछ भी पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पूछा आपसे? कि सम लैंप आर बेग, क्या कुछ लैंप बेग है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, अपन नहीं कह सकते, क्योंकि लैंप और बेग के बीच कोई कनेक्शन डायग्राम में नहीं बन रहा। नहीं बन रहा इसका मतलब संभावना हो सकती है रियलिटी में ये बात सही हो या नहीं भी हो, ठीक है। नो लैंप इज बेग, होना और नहीं होना दोनों ही आप वास्तविकता में नहीं कह सकते, ये बात तो क्लियर है। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, इसने क्या कहा? सम लैंप आर बेग, नो लैंप इज बेग। कहने का मतलब दोनों चीजें गलत तो है, दोनों चीजें गलत तो है, लेकिन इन दोनों में से कुछ तो सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये कंडीशन जब लागू होती है, अब देखो इसका आंसर डी कर सकता था, ये कर सकता था इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और नॉर फॉलो, यानी डी आंसर करके निकल जाते हैं अधिकतर बच्चे। लेकिन अगर जब दोनों चीजें गलत हो तो आप ये चीज जरूर चेक करना। तीन कंडीशन आप देखना, ये तीन कंडीशन कौन से ऑप्शन के लिए? ईदर और यानी या वाले के लिए। पहली कंडीशन दोनों चीजें गलत होनी चाहिए, तो ये कंडीशन लागू होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त क्या है? दोनों में एक जैसी चीजें, लैंप लैंप, बैग बैग, ये भी लागू होगी, यानी कंटेंट सेम होने चाहिए, ये वाली कंडीशन भी लागू होगी। तीसरी कंडीशन क्या है? एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात भी क्या हो गई? लागू हो गई। जब तीनों शर्तें लागू हो गई तो आंसर नंबर डी ना करके आंसर नंबर क्या करना पड़ेगा? सी, यानी इधर और का ये केस बन गया है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि या तो होगा या नहीं होगा, दो में से एक बात तो सत्य होगी। क्लियर है ना बात? तो आपका 18 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओ, आपको इसके अंदर ट्राइंगल गिनना है, बहुत इजी है ट्राइंगल गिनना है इसके अंदर। देखो कैसे, आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर में ट्राइंगल कैसे गिनते हैं। कोई भी स्क्वायर में इस तरीके की आकृति हो तो अपन क्या करते हैं? उसमें नंबर देते हैं एक से, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको दो से गुणा कर देते हैं। तो इसका यहाँ से कितने आ जाएंगे? ट्राइंगल 8। इसमें भी एक बन रहा है, देखो ये 2 3 4, ये ट्राइंगल, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, सॉरी स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर में ये 4 बन रहे हैं। तो आप 4 के लिए ये कहोगे सर यहाँ से तो 8 आ जाएंगे। उसके बाद आपने एक कंसेप्ट ये पढ़ा है कि इस तरीके की आकृति में 1 2 और ये कितना होता है? 3। इस तरीके की आकृति में कितना होता है? 3। तो देखो एक तो ये आकृति बन गई वो वाली जिसकी अपन बात कर रहे हैं, तो यहां से 3 आएंगे, और और भी बनेगी। देखो एक तो ये वाली 3 वाली देखी थी अपन ने अभी,
तो क्या ये 3 वाली नहीं बनेगी क्या? एक ये भी 3 वाली बनेगी, तो +3, ठीक है। इसी तरीके से नीचे आ जाऊं तो ये 3 वाली बनेगी और एक ये छोटी वाली भी बनेगी, कितनी? 3। यहाँ से टोटल कितने हो गए? 8 3 11, 11 3 14 3 17, 17 3 20। 20 तो अपन ने मोटा मोटी निकाल लिए। अब बच गए कौन से, वो भी देख लो। बच गए आपका कौन सा? ये बच गए, देखो कौन से वाले? स्क्वायर वाले आ गए और वो आ गए। बच गए कौन से? एक तो ये बच गया, एक, ठीक है। एक ये बच गया, दो। एक ये बच गया, तीन। और एक ये बच गया था, चार। बाकी देखो स्क्वायर वाले निकाल लिए और वो भी अपन ने निकाल लिए थे। क्लियर है बात? तो चार और आएंगे, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा? 24। कितने चॉइस? चॉइस इसके अंदर क्या होंगे? ट्राइंगल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये कह रहा है कि ये जो आकृति है वो कौन से आपके डायग्राम से मिल सकती है? तो आप कहोगे कि सर देखो, अगर मैं चेक करूं इसको, तो देखो मेरे को ये आकृति चाहिए, तो देखो यहाँ पर देखो ये आकृति मिल गई। उसके बाद ये वाली आकृति, तो आप बोलोगे सर ये मिल गई यहाँ पर। उसके ये मिल गई, ये मिल गई। ये वाली आकृति, तो आप बोलोगे सर ये वाली आकृति ये रही आपकी, ठीक है। मैं बोला ये वाली आकृति, तो आपने बोला सर ये मिल गई, ये वाली आकृति। बोला ये आकृति, तो बोला सर ये वाली आकृति मिल गई। यानी सारी आकृति इस डायग्राम से मिल रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो मिरर इमेज में आपको पता है कि मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? मिरर लगाना होता है सिंपली। क्लियर है? तो मिरर लगाएंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति आपको देखने मिलेगी। और वो कौन सी में देखने मिल रही है? एक ही ऑप्शन में देखने मिल रही है, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है बात? मिरर में देखेंगे तो ये उल्टा दिखाई देगा अपन को, ऊपर नीचे कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये आपका है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का मैंने आपको बता रखा है कि जैसे जैसे फोल्ड होता है वैसे वैसे मिरर लगाते जाओ और अनफोल्ड करते जाओ। जैसे देखो ये सबसे लास्ट में फोल्डिंग हुई है, तो सबसे पहले ये पेपर खुलेगा, तो इधर आप दर्पण लगा दो, ठीक है। इधर दर्पण लगाओगे तो ये आपको ये गोला यहाँ दिखाई देगा और ये गोला कहीं कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो अब पेपर कितना खुल गया आपका? इतना खुल गया। अब पेपर की फोल्डिंग कौन सी होगी? ये वाली। तो बेसिकली आपको कितने गोले और दिखाई देंगे? एक दो, एक दो, एक दो तीन चार, और ये भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा आपको। यानी अगर मैं देखूं तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें तो चार ही बन रहे हैं, चार से ज्यादा गोले बनेंगे। ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी चार ही बन रहे हैं, इसमें भी चार ही बन रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी गोलों की संख्या के आधार पर ही आप कह सकते थे आंसर क्या होगा? सी। ये जो कट दिख रहा है ना आपको, ये वाला कट, ये कट बेसिकली कौन सा है? ये कट ये वाला है, ये वाला। इधर देखोगे तो आपको ये कट इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। तो पेपर में ये कट लग जाता है, ठीक है, ये वाला कट। और गोलों की संख्या आप जितने फोल्डिंग करोगी तो गोलों की संख्या 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। तो 4 से ज्यादा गोले आएंगे, ये कंफर्म बात है। तो इसको देखते हुए मैंने आंसर क्या कर दिया? आपका सी कर दिया। क्लियर है? तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या दीर्घवृत्त के अंदर है परंतु बेलन एवं त्रिभुज के बाहर नहीं है? यानी ऐसा नंबर जो आपके किसके अंदर आना चाहिए? बिग सर्किल के अंदर आना चाहिए, बट ट्राइंगल और सिलेंडर में नहीं आना चाहिए। तो देखो बिग सर्किल में आपकी संख्या कौन सी आ रही है? ये वाली। पहले तो बिग सर्किल को राउंड करो। तो बिग संख्या में आ रही है आपकी कौन सी? 8 आ रही है, 7 आ रही है, 10 आ रही है। लेकिन 10 तो क्या आ रही है? त्रिभुज में आ रही है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 8 भी आपकी किस में आ रही है? त्रिभुज में आ रही है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 7 जो ना बेलन में आ रही ना इसमें ट्राइंगल में आ रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 7 नंबर एक ऐसा है जो दोनों में नहीं आ रही है, केवल किस में आ रही है? केवल किस में आ रही है आपकी? दीर्घवृत्त में। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सी आकृति में प्रश्न उत्तर निहित है? यानी ये आकृति आपको कौन से प्रश्न में दिखाई दे रही है, ये आपसे पूछा है। 24वें क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा है कि कौन से डायग्राम में आपको ये आकृति देखने मिल रही है। तो देखो ये वाली आकृति अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से चले, यहाँ आए, यहाँ पर आगे, यहाँ पर आगे, अब ये आगे, ये आगे, ये आगे, ठीक है। तो ऐसी आकृति तो नहीं बन रही है। आप इस आकृति को और इसको देखोगे तो ऐसी आकृति यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे बनेगी क्या? तो आपने कहा सर देखो यहाँ से आगे, यहाँ आगे और फिर यहाँ आगे,
फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ, तो फिर मेरे को वापस से इधर ही जाना पड़ रहा है, तो ऐसी आकृति भी नहीं बन रही है। क्या इससे बन रही है? तो देखो ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ आया, और ये और ये, क्या ये और ये आकृति सेम दिखाई दे रही है? तो आप कहोगे सर 100% सेम दिखाई दे रही है, इसका तो फेस उल्टा है ना, इसका सेम फेस वही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसमें ऑप्शन होगा आपका, कि ये आकृति सी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 25 की ओर। और ये क्वेश्चन बेसिकली है तो आपका कौन से टॉपिक से? एनालॉगी से। कौन से टॉपिक से? एनालॉगी। यानी आपको इस ग्रुप में रिलेशन देखना है कि ये ग्रुप का रिलेशन क्या कहता है। 24, देखो अगर 3 इंटू 4 करूं, ठीक है, कितना आएगा? 12, और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो मेरे को बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसा आगे कौन से ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे तो 11 गुना 6 ही 66 हो गया, और 66 का दुगुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 35 तो नहीं आएगा। 2 गुना 8 16 होता है, और 16 का 2 गुना 32 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है? 30, तो ये भी नहीं होगा। 12 गुना 4 48, 48 गुना 2 करेंगे तो 96, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं। 100% ये होगा, आप करके देख लो। 4 इंटू 9 72, और 72 इंटू 2 सॉरी 36। 4 इंटू 9 कितना हो गया? 36, और 36 इंटू 2 कितना आ गया? 72। बीच वाली संख्या मिल गई, तो इसका आंसर क्या हो गया? टी। ये था आपका आज के मॉक एनालिसिस, ठीक है। और आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और इसी तरीके से पेपर देते रहिए, मॉक देते रहिए, और नंबर बनाते रहिए। जो गलतियां होती है उसको आप एनालिसिस के थ्रू करेक्ट करें और चीज़ों को सीखें। जय हिंद, जय भारत।